प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और आनंद होंगे। पिछली क्लास में मैंने हरिऔध के जीवन परिचय और हरिऔध की रचनाओं से संबंधित चर्चा की थी। आज की क्लास में हरिऔध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की संख्या कुछ अधिक है, इसलिए समय बर्बाद न करने के लिए पहले ब्लैक बोर्ड की ओर तरफ निहारेंगे। ब्लैक बोर्ड की ओर निहारेंगे और एक एक तथ्य को सावधानी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन तथ्यों से हर तथ्य से प्रश्न बनता है, इसलिए सभी सावधानी से इन प्रश्नों को, इन तथ्यों को पढ़ेंगे। पहला तथ्य है वो है कि हरिऔध जी ये प्रारंभ में एक शिक्षक थे। 1923 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए थे। नया शब्द है। 1923 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए थे। पहले अध्यापन कार्य करते थे और एक तहसीली स्कूल में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद कानूनगो बन गए। पहला पॉइंट, यानी एक अध्यापक थे और 1923 में एक तहसील में कानूनगो पद पर नियुक्त थे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो प्रश्न कैसे बनता है? आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का हरिऔध कहा है। किसे कहा है? हरिऔध। हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। अगर ये बात है किसने कहा है तो उत्तर होगा गणपत चंद्र गुप्त। और ये कहा जाए, ये प्रश्न पूछा जाए आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है तो उत्तर होगा क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब तीसरे पॉइंट की ओर, ये पॉइंट आपने समझ लिया, इसके समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगला प्रश्न है, इनकी अपूर्ण साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट कहा जाता है। कवि सम्राट, इस बात को और सुन लो। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? हरिऔध को कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाए कि हरिऔध को किस कारण कवि सम्राट कहा जाता है तो उत्तर होगा अपूर्ण साहित्य साधना के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। और चौथा पॉइंट है, इन्होंने खड़ी बोली और ब्रजभाषा में, इन्हीं दोनों भाषाओं में रचनाएं की। पहले इन्होंने ब्रजभाषा में रचना करते थे, फिर खड़ी बोली में लिखना शुरू किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने इसमें खड़ी बोली में रचना लिखना शुरू किया है। तो ये दोनों भाषाओं में, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, दोनों प्रकार की भाषाओं में रचना लिखते थे। और पांचवा पॉइंट है, इन्होंने भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी तीनों युगों में रचनाएं की। आप अकेले द्विवेदी युग में ही रचना नहीं की। भारतीय युग, द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद आता छायावाद युग। तीनों कालों में इन्होंने रचनाएं की। अब बात आती है छठे पॉइंट पर। छठा पॉइंट क्या है? हरिऔध को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है।
यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं। यहाँ गड़बड़ी कैसे करते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का अगर प्रथम कवि कहा जाए, प्रश्न आता है तो अमीर खुसरो का नाम आता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली में रचना अमीर खुसरो ने आदिकाल में ही की थी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि तो अमीर खुसरो का नाम है। और यह प्रश्न पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, क्योंकि इनका लिखा हुआ प्रिय प्रवास महाकाव्य, जो काव्य जो है प्रबंध काव्य, महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। इन्होंने महाकाव्य लिखा है, इसलिए इनको महाकवि कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि साहब, ये समझ लीजिए कि महाकवि ऐसे नहीं लिखा कहा जाता है। इन्होंने रचनाएं की, इनका लिखा हुआ ग्रंथ प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, महाकाव्य है। आधुनिक काल का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये जो 7वां पॉइंट है, इधर ध्यान दो। प्रिय प्रवास का जो ग्रंथ है तो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए ये प्रथम महाकाव्य है, इसलिए हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई, अब कोई समस्या नहीं इसमें। और आगे है प्रिय प्रवास का जो दूसरा पॉइंट है, इसमें 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में लिखा गया है, भागवत पुराण पर आधारित रचना है। प्रिय प्रवास जो हरिऔध ने लिखा है उसकी विषय वस्तु भागवत पुराण से ली गई है। भागवत पुराण पर आधारित एक रचना है, इसकी विषय वस्तु भागवत पुराण से ली गई है। और इसमें इसका वर्ण विषय क्या है, इसका विषय है, इसमें कृष्ण के जन्म से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर और मथुरा तक के जाने का वर्णन है। अगला पॉइंट है कि ये प्रिय प्रवास जो ग्रंथ है, ये वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। यह मूलतः चर्चा किसकी की जाती है? प्रिय प्रवास की। तो प्रिय प्रवास वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। यह मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। राधा के वियोग का वर्णन किया गया है, इसलिए वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। राधा के विरह का वर्णन 4 सर्ग में है। राधा के विरह का वर्णन 4 सर्ग में है। अब इसमें राधा को किस रूप में चित्रित किया गया है, इस बात को देखेंगे। प्रिय प्रवास में, ये प्रिय प्रवास ग्रंथ है हरिऔध का, इसमें राधा को किस रूप में चित्रित किया है? राधा को लोकनायिका पूरे संसार की प्रतिनिधित्व कर रही है, लोक सेविका और लोक शिक्षिका के रूप में दर्शाया गया है। राधा को लोक शिक्षिका के रूप में दर्शाया गया है, लोक नायिका के रूप में दर्शाया गया है, लोक सेविका के रूप में दर्शाया गया है। और अगला पॉइंट है, ये प्रिय प्रवास जो है, इसका पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। ब्रजांगना कहते हैं ब्रज प्लस अंगना। ब्रज अंगना माने स्त्री, ब्रज की स्त्रियों का विलाप, इन गोपियों का विलाप। तो इसका प्रिय प्रवास का पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। इस बात को भी समझे कि प्रिय प्रवास का पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। अगला है, संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास को विभिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। स्वयं हरिऔध ने प्रिय प्रवास को क्या कहा है? विभिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं इधर। प्रिय प्रवास एक ऐसी रचना है जिसमें प्रिय प्रवास को 1998, ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो देखो ये लिखा है 1900 1998
1998 में प्रिय प्रवास महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक किया गया। यानी जो प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा है, तो इस महाकाव्य पर 1998 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो एक इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाई है। वैदेही वनवास, दूसरा महाकाव्य लिखा है वैदेही वनवास। अब वैदेही माने होता सीता, सीता के वनवास का वर्णन यहाँ किया गया है। और इसकी विषय वस्तु कार्य क्या है? यह मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु कहाँ से ली गई है? वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इसमें कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। इस वैदेही वनवास में 18 सर्ग है। और इसका वर्ण विषय क्या है? इसका विषय है, इसमें राम के द्वारा सीता जी के निर्वासन की कथा का वर्णन है। सीता जी के वनवास का वर्णन है, सीता जी के परित्याग का वर्णन है। श्री राम ने सीता को त्यागा, उसका वर्णन किया गया है वैदेही वनवास में। और अगला पॉइंट है वैदेही वनवास से संबंधित हरिऔध की खड़ी बोली की दूसरी प्रबंधात्मक रचना है। ये भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है। यानी तो ये प्रिय प्रवास तो आता ही है, लेकिन वैदेही वनवास भी आता है। अगला है पारिजात। पारिजात जो तीसरी रचना इसमें लिखी है, ये भी 15 सर्गों में है। इसका वर्ण विषय है कि आध्यात्मिक एक धार्मिक है। और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है, कामायनी की दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है। यानी जो ये पारिजात महाकाव्य लिखा, इसमें जो है कामायनी की तरह दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है। जिस तरह कामायनी में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता की गई है, दर्शाया गया है, वही दार्शनिक तत्व पारिजात ग्रंथ में दर्शाए गए हैं। अगली आता है कि रसकलश। रसकलश ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ है, रीत ग्रंथ है, रचित रीत ग्रंथ है। इस रचना को हरिऔध का गूढ़ भस कहा जाता है। और अंतिम रचना है चुभते, चौबदे, चोखे, चौबदे और बोलचाल। ये 3 रचनाएं हैं, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे और बोलचाल। ये 3 रचना है। और इन तीनों रचनाओं की मुहावरेदार भाषा शैली है। और तो प्रिय भैया बहनों कि जो हरिऔध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैंने जो पढ़ाए हैं, बताए हैं, एक एक तथ्य को बड़े सावधानी से पढ़ा। और प्रत्येक तथ्य से प्रश्न बनता है, इसलिए बहुत सावधानी पढ़ें और इसको कॉपी पर लिपिबद्ध करते जाएं। तो आज की क्लास में प्रिय भैया बहनों इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।